Hello boys and girls, this is Mohit Agarwal here and in this video we are going to start Constitution of India. ऐसे तो there are total 6 classes in the Constitution of India chapter, but in YouTube I am uploading the first class so that you understand the entire framework. Not only those students should watch जिन लोग के curriculum में है, but as a citizen of India it is your duty to know your constitution. इसलिए मैं YouTube में Constitution of India जो है उसका first class डाल रहा हूँ, पूरा framework आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. So sit back, relax and enjoy this चैप्टर. भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्लास जो भी स्टार्ट होने वाला है 15 सेकंड्स के अंदर. पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा. अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक दबाइएगा और अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी जरूर दबाइएगा. दोनों ही जो है वो काम आता है, ठीक है. बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, डोंट बी डिसऑनेस्ट, बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स. द वीडियो स्टार्ट्स नाउ. एंजॉय. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. बाहुबली चैप्टर 15 से 20 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये बाहुबली चैप्टर है पूरा JIGL में. यहां से 15 से 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पक्का है. तो इसलिए ये चैप्टर कंप्लीट करने में मेरे को टोटल लगेंगे 5 क्लासेस. आज वाला क्लास थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि बच्चे बैक टू बैक लगातार क्लासेस कर रहे हैं तो थोड़ा थकान महसूस कर रहे होंगे, बट ये करके रिफ्रेश हो जाएगा. फिर आज का क्लास 1.25 घंटा का रहेगा और फिर बाद बाकी क्लासेस जो है वो 2-2 घंटा का रहेगा. आज वाला क्लास 1.25 घंटा का ये वाला. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान. अब एक बात बताओ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यानी भारतीय संविधान, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, ये तो इतना बड़ा किताब है तो ये तुम्हारे सिलेबस में पूरा नहीं है. जैसे अगर तुम LLB करता तो एक पेपर ही पूरा 100 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक पेपर है 100 नंबर का. तो आ रहा तो क्या है बेटा, एक चैप्टर है. और सोचो एक चैप्टर है ये संविधान, और पूरा कंट्री चल रहा है इस संविधान के कारण, और ये चैप्टर है. समझाया? तो ये बहुत बड़ा है. बट तुम्हारे सिलेबस में ICS है जितना रखा है मैं उतना तुमको पढ़ाऊंगा भयानक अच्छे तरीके से. चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यानी भारतीय संविधान पक्का. थोड़ा सा मैं जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहूंगा. नो प्रॉम्प्टिंग एट ऑल. देयर यू प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट नहीं करना है, कंट्रोल करना अपने आप को. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान कब आया था? नहीं आइडिया, नहीं पता. नो आइडिया. देश निकाला कर देना चाहिए. रिपब्लिक डे मनाते हो? यस, इसी के कारण मनाते हो. बैठो. 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950. अब ये जो बच्ची के साथ हुआ, ये यहां पर बैठे 75% जनता ऐसे ही थे जिनको ये नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कब आया. और झूठ मत बोला प्लीज, झूठ मत बोला. जो मां सरस्वती देख रही है, आंसर देने के बाद तो याद आ जाएगा. अरे और इसीलिए शायद रिपब्लिक डे मनाते हैं. अरे हाँ, बट जब हम पहली क्वेश्चन पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, सबके मन में बाप रे बाप बच्चों को नहीं बोला है. हाथ उठाओ जिनको नहीं पता था ये बात. पोलैंड. पोलैंड. तुम लोग देश छोड़ते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं छोड़ते हो देश? इट्स अ मैटर ऑफ शेम. बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुमको यह हक देता है कि तुम नहीं जानो कि ये कब आया. ये भी भारतीय संविधान है. चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये लाया गया था 26 जनवरी 1950. It is since that day every year we are celebrating Republic Day. रिपब्लिक क्यों है हम लोग? क्योंकि हम लोग के पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो भारतीय संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was introduced. It was on 26 जनवरी. सर 15 अगस्त 1947 क्या था? आजादी था वो. I hope you know that. फिर उसके बाद 1950 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया और तब से हम लोग उस दिन को रिपब्लिक डे बोलते हैं. क्लियर है क्या?
ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा कौन? डॉक्टर, एक बार जोड़ा तालियां इनके लिए, इनके लिए भाई, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको मतलब सोच, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनको भगवान मानता है, इनका मंदिर बना रखा है। बाबा भीमराव है, सुने हो? बाबा भीम, बाबा भीम। हाँ, आर्टिकल 15 देखे थे? पिछले साल एक पिक्चर आया था आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना का, आर्टिकल 15। हाँ, देखे थे? तो उसमें भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन लोग एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं, जय भीम। किन लोग देखा था आर्टिकल 15? नहीं सुना था? जय भीम। हाँ, तो आर्टिकल 15 बिल्कुल हम लोग के सिलेबस में आएगा, नेक्स्ट क्लास में ही आ जाएगा। अब इसका मतलब नहीं पिक्चर देखने बैठी हो कि रिसर्च करके जाएंगे पूरा क्लास में। जितना पढ़ना है वो यहां पढ़ लोगे, 10 मिनट का और 3 घंटा पिक्चर देखोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गॉट इंट्रोड्यूस्ड ऑन एंड बिकेम एप्लीकेबल ऑल्सो ऑन दैट डे 26 ऑफ जनवरी 1950। इसको लिखा कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अंदर 448 आर्टिकल्स, टोटल 4, जैसे कम्युनिस्ट एक्ट में सेक्शन नंबर होता है ना, वैसे यहां पर आर्टिकल नंबर होता है। यहां सेक्शन नहीं बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। टोटल 448 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 12 शेड्यूल्स बनाए गए हैं इसके अंदर। बनाया ये कर है और तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है। आईसीएसआई का मैट अपडेटेड नहीं रहता और मैं भी जानबूझ करके वहीं से लेता हूं ताकि कोई अगर मैट भी छापे तो गलती हो। आईसीएसआई का मैट में 395 आर्टिकल्स आपको दिखाई देगा, 22 पार्ट दिखाई देगा। शेड्यूल पहले भी 12 था, अभी भी 12 है। नहीं समझ आया? तो आईसीएसआई कभी नहीं बोलता है कि मेरे को पढ़ो। आईसीएसआई फर्स्ट पेज में ही इंस्टीट्यूट का मैट में लिख रखा है कि आप जो है ना इस मैट के ऊपर भरोसा मत करो। आईसीएसआई के पहले पन्ना में लिखा हुआ है कि मैट के ऊपर भरोसा मत करो, इसमें गलतियां रहेंगी और अपडेट्स और अमेंडमेंट्स आपको खुद से जो है वो जानने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो लेटेस्ट एडिशन आईसीएसआई मैट का एकदम लेटेस्ट एडिशन में भी ये मिस्टेक है। टोटल 395 आर्टिकल्स लिखा हुआ, 22 पार्ट, 12 शेड्यूल, जबकि हकीकत यह है कि 395 आर्टिकल्स अब नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ठीक है, उसके बाद से बहुत सारे नए नए आर्टिकल जोड़े गए हैं एंड एट प्रेजेंट देयर आर 448 आर्टिकल्स। 22 पार्ट की जगह 25 पार्ट और पहले भी 12 शेड्यूल था, अभी भी 12 शेड्यूल। समझाना क्या बोल रहे हैं? तो सर एज अ स्टूडेंट सर हम लोग को कैसे पता चलेगा ये बात? एज अ स्टूडेंट आपको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। चलो कम से कम ये सब रिसर्च नहीं, कम से कम ये रिसर्च के कहां पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होता है वो रिसर्च करना चाहिए, कहां सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वो सब रिसर्च करना चाहिए। तो हाँ, तो फिर आप लोग उसका फल उठाइए। कम से कम ये रिसर्च नहीं किया, कम से कम बात बाकी चीज को रिसर्च कर लिया, वो भी अच्छा है। आई लाइक इट। ये क्लियर है क्या मेरे बच्चों? अब आपके सिलेबस में बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, ऐसे तो 25 पार्ट है ना, तुम्हारे सिलेबस में केवल 2 पार्ट है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आउट ऑफ 25 पार्ट्स आपके सिलेबस में 2 पार्ट है, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 डील्स विद पक्का। अब मेरे को 4 क्लास लग जाएगा पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट्स में। पार्ट 4 बहुत छोटा है, छोटा मतलब आधा घंटा का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सबसे पहले पार्ट पक्का, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गारंटी 6 फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मेरा फेवरेट चैप्टर हम बता रहे हैं। जैसे जैसे पढ़ाएंगे घर में जाकर के वैसे वैसे पढ़ते जाना। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो पार्ट नंबर बताओ ना कौन सा? पार्ट 3 क्या? पार्ट 3 डील्स विद व्हाट? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। सबसे पहले फंडामेंटल राइट है राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी। इसका आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट होता है, 18 तक चलता है। आर्टिकल वाइज तुमको पढ़ाएंगे हम लाइन बाय लाइन। तो आर्टिकल 1 2 3 चालू करिए। तो पार्ट 1 और 2 सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में पार्ट 3 है एंड पार्ट 4। पार्ट 3 डील्स विद 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर। सबसे पहले राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18।
सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा. एवरीबॉडी विल बी ट्रीटेड इक्वली. एवरीबॉडी विल बी ट्रीटेड. दैट इज राइट ऑफ गॉड, इक्वालिटी. Irrespective of race, religion, caste, color, gender, irrespective of race, religion, caste, color, irrespective of race, religion, caste, color, gender, place of birth, everybody has a right of equal status in India. तुम गोरे हो या तुम लड़का है या नहीं समझ आया. तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तुमको इक्वलिटी मिलेगा यार. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी ट्रीटेड विद इक्वल स्टेटस. दिस इज द राइट ऑफ इक्वलिटी. 14 से लेकर के 18 तक मस्त मस्त आर्टिकल है. और लाइन में लाइन पढ़ेंगे. आर्टिकल 14 में क्या लिखा, 15 में क्या लिखा, पढ़ो नेक्स्ट क्लास से. आज पहले क्या है फंडामेंटल है वो देखो. यू अंडरस्टैंड? और मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, बट 1.25 घंटा ही, उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्लास है आप लोग का. तो राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18, इसमें क्या बोला गया? इक्वल स्टेटस. राइट ऑफ फ्रीडम मिलेगा. क्या मिलेगा? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक चलता है. राइट ऑफ फ्रीडम. यार वी ऑल हैव अ फ्रीडम. वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया. क्या? बिकॉज वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव अ फ्रीडम. वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. वी कैन से व्हाट एवर वी वांट टू से. We can express ourselves the way we want to express. We can live the life the way we want to. Nobody can force us to live the life the way they want to. We can live the life the way we want to. We can say whatever we feel like. We have a freedom of speech and expression. We can express our thought towards anyone. We have a freedom of speech and expression. We have a freedom to move in any part of India, reside in any part of India, do occupation in any part of India. तभी तो पैन इंडिया हम लोग D2H pendrive classes franchises खोल रखे हैं. We can move in any part of India, reside in any part of India, occupation in any. अरे move, reside, occupation in any part of India, speech and expression, freedom of life, the way we want to live our life, the way we want to live our life, we can live that way. अरे जियो और जीने दो. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. जो हम लोग को अच्छा लगता है हम लोग बोल सकते हैं. आपका हेयर स्टाइल एकदम सड़ा हुआ है. आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये बोल रहा है आपका हेयर स्टाइल लेकिन सर मस्त है. आप जो नया हेयर स्टाइल लिया मस्त है. थैंक यू. यू हैव फ्रीडम. यहां से बच्चा आपका टीचिंग स्टाइल सर ऑसम. थैंक यू. बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तेरा हेयर स्टाइल मेरे को एक चीज का याद दिलाता है. हाँ नहीं मजाक कर रहे हैं सर, नहीं समझा. तो वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अरे एक्सप्रेशन है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नहीं समझाया. तुम नहीं मतलब क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो जाकर के आई लव यू बोल सकते हो क्या? बताओ. बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा बोले सर सिखा रहे हैं आज तो घर जा करके दिल का बात बोल ही देंगे. और फिर वो सामने वाला चिल्ला चिल्ली करेगा तो हम लोग बोल देंगे आज ही सीखे. सर बोले तो मन में जो है बोलो. अरे भारत का संविधान आपको ये अधिकार दे रखा है, आपको पता ही नहीं है. लो रणवीर तुमको पता ही नहीं है. बदलो पता है ना. तो यार तुम लोग को अपने मन में रखने का अधिकार नहीं है. तुमको अगर कोई पर्सन अच्छा लग रहा है तुम जाकर के बोल सकते हो आप अच्छे लग रहा है, लाइक यू, आई लव यू. अब सामने वाला अगर हाइपर हो गया, मार पीट दिया, वो अलाउड नहीं है. वो अलाउड नहीं है. वो बोल सकता है आई डोंट रेसिप्रोकेट इन द सेम मैनर. वो ये बोल सकता है आई डोंट रेसिप्रोकेट मतलब आई डोंट हैव द सेम फीलिंग. नहीं समझा. वो ये बोल सकता है. अब एक बच्चा और ऐसा होगा जो बोल रहा होगा प्यार का तो नहीं पता, दुश्मनी बहुत है एक जन से. मन में बहुत गाली आता है, कंट्रोल करता है. आज आप आज्ञा दीजिए प्रभु, ऐसा ऐसा गाली देंगे सुनिए. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर. जब ये पढ़ेंगे ना डिटेल में
बाबा ये बताना पड़ेगा, नहीं तो तब तक तो जेल ही पहुंच जाएगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सुनो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। डेफामेट्री, स्लैंग्स, डेफामेट्री, स्लैंग, ये सब आप यूज नहीं, ऑब्ससीन यानी अश्लील हरकत है, ये सब नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? अब आप जाकर के सीधा डैश 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 डैश, आप डैश डैश बोलो, उसको फिलअप नहीं कर सकते। आई लव यू बोलो कोई ठीक है, आई हेट यू बोलो वो भी ठीक है, तो वह नंबर का डैश 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 है, ये भी बोलो ठीक है, उसको फिलअप मत कर देना। तो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कर दे, अब ऐसा हरकत करो ठीक है, ऐसा कर लो ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन था ये ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? ओके ओके, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। समझ आया? अब मान लो आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं ठीक है, ऐसे मुंह से ठीक है, अब जैसे ही मान लो आप किसी को देखा उसको ऐसे आंख मार रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, इसको हैरेसमेंट बोलेंगे, हैरेसमेंट, आंखों से कर रहा है हैरेसमेंट। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये फ्रीडम है बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। अब भारत माता के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, भारत माता के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन क्या मदरलैंड के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं आप? नहीं। तो राइट ऑफ इक्वलिटी है 14 to 18, राइट ऑफ फ्रीडम है, ये तो जबरदस्त है। अरे सभी कुछ जबरदस्त है कॉन्स्टिट्यूशन में, जबरदस्त है। 5 क्लास मतलब तुम्हारे लिए जन्नत है। अच्छा फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नहीं, तो किसी को एक्सप्लॉयट करने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका नोट है 23 and 24, आर्टिकल 23 and 24। 23 बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज डिसअलाउड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23 अलाउड के डिसअलाउड, डिसअलाउड। आर्टिकल 3 बैन लगा रखा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर एंड फोर्स्ड लेबर के ऊपर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब होता है खरीदा बेची ऑफ इंसान, खरीदा बेची ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप डॉगी लोग को खरीदा बेची करो अलाउड है, अरे हो गए लोगों के घर में, लेकिन क्या इंसान भी खरीदा बेची कर लोगे क्या? अब जैसे मान लो रणवीर पैसा वाला है, अनाप शनाप पैसा है, 1000-2000 करोड़ है, अब इसको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, तो क्या मेरे घर से जाकर के मेरे को खरीद लेगा क्या? थैंक गॉड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 पक्का। या मान लो रणवीर कामकाज नहीं कर रहा है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहा है, माँ बाप इसको मार मार के भिखारी बना सकते हैं, या सिग्नल पे जाकर के भीख मांगते हैं, फोर्स्ड लेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? फोर्स्ड लेबर। समझा रहे क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप बोलेंगे मेरा है, नहीं, तो फोर्स्ड लेबर आप नहीं करवा सकते, पक्का। खाली बैठ। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर इज डिसअलाउड। क्या ये क्या बोला? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी खत्म हो गया क्या? खाली पॉइंट बता दे, अंदर जाकर के तो एक एक पॉइंट का पोस्टमार्टम करना है, पक्का। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, भारत अलग अलग रिलीजन का देश है, तो इसके ऊपर तो एक अलग सा फंडामेंटल एक्ट आना ही था, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ। आर्टिकल 25 से लेकर के 28, we all citizens of India can practice any religion of our own choice. Just because we are born in a particular religion family does not make us follow that religion. I can choose any religion of my own choice. I may choose not to follow any religion. I can change my religion. I can again change my religion. Every year different religion. Allowed. Nobody can stop me. I have a full freedom of religion. Just because I am born in a particular religious family does not make me compulsory follow that religion. My family cannot force me to follow a particular religion. I can follow any religion of my own choice. I may opt not to follow any religion also. I may be an atheist. Hindi mein Nastik. Atheist. Nastik suna hai re baba. I can change my religion also. Multiple number of times. Doesn't matter. I can propagate my religion. नहीं समझा? I cannot speak anything ill against any other religion. अपना रिलीजन को जीने का आजादी है, बड़ाई करो, दूसरा रिलीजन का बुराई मत करो। ये होता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर के 28।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बोलो। आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 है कल्चरल राइट। I can preserve my culture in any part of India. I can preserve my culture in any part of India, even if I am minority in that part of India. Even if we are minority in a particular part of, we have a full right to practice our culture. For example, in Bengal, मारवाड़ीज are majority की minority. बंगाल के अंदर मारवाड़ी लोग majority की minority. हाँ? So what? They can practice their own culture. मैं मारवाड़ी बोलूंगा, although I don't know it properly. I am speak. नहीं समझ में आया? कोई चीफ मिनिस्टर फोर्स नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने के लिए। नहीं समझा? Yes, obvious बात है। You should know the state language in which you live. For example, born in a Marwari family, but I know Bengali better. नहीं समझ आया? तो मेरा ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल बिहारीज इन बंगाल। अरे बिहारी भैया बहन कैसन बा? कैसन बा रे? हाँ? नहीं तो हम लोग बंगाल में मेजोरिटी है कि माइनॉरिटी? बिहारी लोग बंगाल के अंदर मेजोरिटी की माइनॉरिटी है। हाँ तो अपना कल्चर नहीं निभा सकते? निभा सकते हैं, बिहारी में बोलिए। अभी छठ पूजा क्या जोर शोर से मनाए थे, देखे नहीं क्या बेटा? हाँ क्यों नहीं? छठ पूजा नहीं मनाया? पूरा एकदम पता चलता है भाई। तो ये हम लोग का कल्चर एजुकेशन राइट है। सिमिलरली अगर हमारे बंगाली बाबू राजस्थान गए तो बंगाली में बात कर सकते हैं कि वहां राजस्थानी में बात करना पड़ेगा हमारा? आप देश में किसी भी कोने में रहिए, आप अपना कल्चर प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मारवाड़ी लोग का त्योहार बताओ एक तो। दिवाली हिंदू लोग का त्योहार है। गंगौर या गंगौर, जैसे मारवाड़ी लेडीज लोग का त्योहार होता है गंगौर। आप करिए, क्या दिक्कत है? सुना? मुंबई का एक गुंडा है, मुंबई का गुंडा है, एक तो पॉलिटिशियन गुंडा है, राज ठाकरे। कौन बोला? शाबाश। एक भी सीट नहीं आया उसको अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था। तो एमएनएस का नेता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएनएस। तो राज ठाकरे वो एक बार बोल दिया था, वो बहुत खुन्नस में रहता बिहारी लोग से। तो मुंबई का गुंडा जो राज ठाकरे वो बोल दिया था, बिहारी लोग मुंबई में नहीं रहेगा और छठ पूजा मनाना तो बिहार में मनाओ। पहली बार लल्लू यादव जो बात बोला, लल्लू यादव जो जेल में सजा काट रहा है, बट खाली एक ही चीज वो आज तक जीवन में हम उससे अग्रीड थे, वो ये था, वो उसको बोला तुम्हारे घर के सामने आकर के बनाऊंगा। कल्चरल राइट है भैया, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर बनाऊंगा। तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल क्या है हम लोग का राइट? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट ऑफ आर्टिकल 32 राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का आर्टिकल नंबर बताओ। ये जो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना, आर्टिकल 32, ये बोलता है अगर हम लोग को ये सब फंडामेंटल राइट में से नहीं मिला, एक तो भी नहीं मिला, इवन इफ अ सिंगल फंडामेंटल राइट इज डिप्राइव्ड टू अस, मतलब 5-4 तो मिल गया, एक तो नहीं मिला, 3 मिल गया, 2 नहीं मिला, अरे एक तो भी अगर छूट गया ना, एक भी इनमें से फंडामेंटल राइट छूट गया ना, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। वी कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फॉर एनफोर्सिंग आवर फंडामेंटल राइट, फॉर एनफोर्सिंग आवर फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल नंबर कहां लिखा हुआ है? 32। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, केस जाता है पहले लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट से जाता है हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। क्या बोले? ऐसा नहीं रहे, फंडामेंटल राइट का अगर मामला है, कोई लोअर कोर्ट बीच में कोई नहीं आएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को अधिकार है कि अगर उसका फंडामेंटल राइट उसको नहीं मिल रहा, स्ट्रेट अवे इट कैन अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एज पर आर्टिकल नंबर 32।
तो आर्टिकल 32 बाद बाकी राइट्स को बचा रहा है। आर्टिकल 32 खुद कुछ राइट अलग से नहीं दे रहा फंडामेंटल, वो ये बोल रहा है अगर आपको ये सब फंडामेंटल राइट तो आप चले जाइएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एज पर आर्टिकल नंबर कौन सा 32। मक्खन पार्ट कौन सा पढ़ रहे हो? पार्ट 3 गारंटीज हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट। सबसे पहले राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट ऑफ फ्रीडम 19 to 22, राइट ऑफ इक्वालिटी 14 to 18, राइट ऑफ फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 20, कल्चरल एंड एजुकेशन 29-30, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी 32। पक्का। अब इसको भी याद करने का एक तरीका बता देते हैं। EF करके याद कर लो। E फॉर इक्वलिटी, F फॉर फ्रीडम, E फॉर एक्सप्लॉयटेशन, F फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब याद हो गया होगा मेरे बच्चों के साथ, तो भूलना नहीं, अब जीवन भर नहीं भूलना है। राइट ऑफ EF करके याद करो। E फॉर E इक्वलिटी, F फ्रीडम, E एक्सप्लॉयटेशन, F फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर आ गया E एजुकेशन। सर ये तो C से चल, उतना मैनेज करना पड़ेगा। ये है ना कल्चर एजुकेशन राइट, बस। फिर तो लास्ट वाला खुद तो कुछ राइट था ही नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। पक्का। सर एक चीज नोटिस की है सर, सर 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 14 to लाइन में लाइन है सर। एक आर्टिकल गायब है, आर्टिकल नंबर सर आर्टिकल 31 गायब है, हटा दिया गया 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है, 44th 1978 में आया था, अभी 50 से ज्यादा बार हो चुका है। वही तो बोल रहे बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था बताओ? 44th constitutional amendment in 1978. 44th constitutional, because of the 44th constitutional amendment in 1978, Article 31 was removed. Article 31 था right to property. क्या था? Article 31 हुआ करता था right to property. बाबा अंबेडकर ने सुनहरे भारत का सपना देखा। उस समय जब बना था ना कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा इंडिया था, लोग बहुत कम और भारतवर्ष बहुत। तो बाबा अंबेडकर को लगा जगह तो खाली रहेगा ही कि नहीं रहेगा। हाँ, बाबा अंबेडकर को उस समय थोड़ी ना पता था, तो उनको लगा बाप रे इतना बड़ा भारतवर्ष है और लोग इतने कम है, तो राइट टू प्रॉपर्टी उन्होंने फंडामेंटल राइट दे रखा था। क्या भाई आप रास्ते पर नहीं सोएंगे, आप कोई रास्ते पर नहीं सोएगा, कोई फुटपाथ पर नहीं सोएगा, सबके पास राइट टू क्या है? प्रॉपर्टी। और सरकार देगा। सोच रहे हो अगर ऐसा हो जाता सुनहरा भारत होता कि नहीं होता, गोल्डन इंडिया। लेकिन फिर सरकार को समझ में आ गया बाबा संभव नहीं है, हम लोग सब आने वाले हैं भारी मात्रा में, इसके बाद ही आए होंगे हम लोग सब भारी मात्रा में आने वाले हैं। बोला बाबा गलती हो गया, ये राइट टू प्रॉपर्टी तुम्हारा हक, फंडामेंटल राइट है नहीं, अब इसको लीगल राइट कर दिया गया। क्या कर दिया गया बताओ? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। फंडामेंटल राइट तेरे को पैदा होते ही मिल जाता है, यू डोंट हैव टू पे एनी कंसिडरेशन फॉर द फंडामेंटल राइट, बट फॉर लीगल राइट यू हैव टू पे मनी मनी मनी। क्या मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी है? 10-11 टू। क्या मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी है? 10-11 टू। पैसा दिया मैंने, तब जाकर के वो 10-11 टू मेरे को लीगल राइट मिला प्रॉपर्टी का। नहीं समझ आया? तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? अब क्या है? फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में फर्क क्या है? फंडामेंटल राइट तुमको पैदा होते मिल जाता है, लीगल राइट तुमको खुद से नहीं मिलता, अक्वायर करना पड़ता है। फंडामेंटल राइट तुमको पैसा देना पड़ेगा क्या? तुमको अपना आजादी के लिए क्या कीमत चुकाना पड़ेगा क्या? कितना कीमत चुका है अपना आजादी का? बोल 0। बट लीगल राइट के लिए तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा। डन वाले बोलेंगे डन। तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा? 31 राइट टू प्रॉपर्टी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1900। मक्खन। अब हम लोग राइट ऑफ इक्वलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। सुनो, राइट ऑफ इक्वलिटी तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा,
तो आज क्या होगा सर, बता रहे हैं। एक आम आदमी, रास्ता चलता आदमी, एग्जाम्पल तुम, क्या लगता है, देखो क्या गलत फहमी लगता है। देखो इधर, राइट ऑफ इक्वलिटी चाहिए एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एज अ राइट ऑफ इक्वलिटी, इक्वल स्टेटस, पक्का। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करेंगे नहीं, मेरा परवरिश वैसा नहीं है, बट अगर हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि हम आपसे पूछ लें। मान लो हम रंग देख करके लोगों को ट्यूशन अटेंड करने दे रहे हैं। हम लोग गोरा है, मॉडलिंग में जा, यहां नहीं पड़ेगा। सांवला है, आजा। मान लो एम्प्लॉय, हम अपने एम्प्लॉय को कैसे रख रहे हैं। हम लोग देखो गोरे एम्प्लॉय हो तुमको नहीं रखेंगे, मेरे को कॉम्प्लेक्स फील होगा। तुम काले हो, आ जाओ, नजर भी नहीं लगेगा ऑर्गेनाइजेशन को, काम करो। क्या हम इस बेसिस पर जॉब दे सकते हैं लोगों को? हम देंगे नहीं कभी भी, ऐसा हम पहले बता दे रहे हैं। लेकिन अगर हम, मेरा ये क्या लीगल राइट है कि हम ऐसे कर सकते हैं एम्प्लॉय को जॉब देना? बोलो, गोरा को नहीं दिए, काला को जॉब दे दिए। हाँ, एक्स रिलीजन का था जॉब नहीं दिए, वाई रिलीजन का था जॉब दे दिए। एक्स जेंडर का था जॉब नहीं दिया, वाई जेंडर का था जॉब दे दिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कैसा? जेंडर देख करके, रंग देख करके, रिलीजन देख, क्या ऐसा जॉब दे सकते हैं? बोलो, अरे बोलो ना। हाँ, आंसर इज दे सकते हैं, आंसर इज हम ऐसा कर सकते हैं, आंसर इज हम ऐसा कर सकते हैं। हम करेंगे नहीं, बट हम ऐसा कर सकते हैं। तुमको क्या चाहिए? राइट ऑफ, जाओ जाओ बाबू जाओ, जा करके ये जो इक्वलिटी मांग रहे हो ना, स्टेट से मांगो। ये राइट ऑफ इक्वलिटी हम लोग सबको देता है स्टेट। स्टेट कौन हुआ, उससे तुम राइट ऑफ इक्वलिटी मांगो। और स्टेट कौन है, ये डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया है, ये आर्टिकल 12 में दिया गया है। तभी तो जो रेस्टोरेंट होते हैं, 5 स्टार्स होते हैं, उन लोग अलाउ नहीं करते। आप जाइए, मेरे साथ हुआ वैसा। हाँ, हम ये क्लोज शू पहन करके नहीं गए, अरे दिन भर पूरा क्लोज शू में रहते हैं। आई वेंट टू 5 स्टार होटल, नॉर्मल स्लीपर्स में, didn't allow me, बाप रे। तो क्या आई मेड अ सीन ओवर देयर? यस आई डिड, बट नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी। नहीं समझ में आया? नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी। अरे हम भड़क गए थे, 4-5 महीने पहले का बात है। थकर गए आदमी आया और पूरा फैमिली के साथ, और मतलब हम ही जो है वो, क्या मेरे को इक्वलिटी मिला? हाँ, गांधी जी आते, इन लोग तो घुस नहीं देते था, वो तो धोती में आते थे। तो वो ठेका नहीं ले रखा हम लोग को इक्वल स्टेटस देने का, वो सही था, हम गलत थे। वो ठेका नहीं ले रखा इक्वल स्टेटस देने का। ठेका कौन ले रखा इक्वल स्टेटस देने का? स्टेट। नहीं समझा? आज बहुत सारे ऑफिसेज में ऐसा होता है, मेरे ऑफिस में नहीं होता, बट बहुत सारे ऑफिसेज में हम जानते हैं ऐसा होता है। एक्स रिलीजन को इन लोग नौकरी देगा, वाई रिलीजन को नौकरी नहीं देगा। मान लो एक्स रिलीजन वाला है तो वाई रिलीजन को नौकरी नहीं देगा, वाई रिलीजन वाला है तो एक्स रिलीजन को नौकरी नहीं देगा। आर दे अलाउड टू डू दैट? यस दे आर। गंजा लोग, जाओ बाबू जाओ, जा करके इक्वल स्टेटस। तुमको इक्वल स्टेटस चाहिए क्या? अरे जाओ बाबू जाओ, हम क्यों देवे? हम ही है क्या हिंदुस्तान? स्टेट से मांगो। यू वांट राइट ऑफ इक्वलिटी, किससे मिलेगा? ये समझ में आया? हाँ, बोलो। गुड। हम गए नहीं है, लेकिन हम सुन रखे हैं। ये जो डिस्कोर्स होता है, बहुत बार ऐसा भी डिस्कोर्स होता है कि अकेला आदमी को घुसने नहीं देता है लोग। ये कहां का इक्वलिटी है? कहां का इक्वलिटी है? अकेले औरत को घुसने देगा, अकेला आदमी को घुसने नहीं देगा। हाँ, और घुसने देगा तो फीस ज्यादा लेगा। ये कहां का इक्वलिटी है? तो ठेका नहीं ले रखा तुमको इक्वल स्टेटस देने का। जाओ जा करके
गवर्नमेंट का डिस्को में जाओ, वहां राइट ऑफ इक्वलिटी मिलेगा। मोदी जी को बोलो खोलेंगे तुम्हारा डिस्को, वहां राइट ऑफ इक्वलिटी मिलेगा। तो ये सब याद रखना, नहीं तो आम इंसान जो रास्ता चलता इंसान है ना, उसको ये लगता है इक्वल स्टेटस है तो बस सबसे मांगेंगे, सबसे इक्वल स्टेटस मांगेंगे, खाली एक जन से राइट ऑफ इक्वलिटी तो मांग सकता है। अरे समझ में आ रहा है? बोलो ना सर। अब ये स्टेट कौन है? स्टेट मतलब राज्य सरकार नहीं हुआ, स्टेट गवर्नमेंट नहीं हुआ। सुनो, वो भी है बट अ टाइप ऑफ स्टेट। स्टेट हैज बीन डिफाइंड एज पर आर्टिकल 12 में बोला गया स्टेट के अंदर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। जो पार्लियामेंट ऑफ स्टेट बोल रहा था उसको नारकली बना दिया। स्टेट एज पर आर्टिकल नंबर 12, तीन चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब नहीं समझा था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के अंदर तीन जन आएगा, म्युनिसिपैलिटी। लोकल अथॉरिटी के अंदर तीन जन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन अलाउड नहीं है, आप कंप्लेन कर सकते हैं मेरे खिलाफ, फिर हम भी हैरेसमेंट का कंप्लेन करेंगे। लोकल अथॉरिटी एंड अदर। लोकल अथॉरिटी के अंदर तीन जन आएगा, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अदर अथॉरिटी मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। अदर अथॉरिटी मतलब एग्जांपल बताओ, एक सेकंड रुक जाओ पहले। आर्टिकल 12 देखो, स्टेट, आपको इक्वल स्टेटस कैसे मिलेगा? स्टेट कौन है जानना पड़ेगा ना, एज पर आर्टिकल नंबर। सर आप तो बोले थे आर्टिकल 14 से स्टार्ट होगा, करेंगे बेटा, आर्टिकल 14 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट मिलेगा किससे? तो पहले उसके बारे में सुन लो। आर्टिकल 12 में स्टेट क्या बोलता है? स्टेट एज पर आर्टिकल नंबर 12, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर। लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का तीन जन, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। जाओ बाबू जाओ, जाकर के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन KMC से जाकर के इक्वल स्टेटस मांगो। KMC नहीं बोल सकता गोरों के घर में पानी नहीं आएगा, कालों के घर में पानी आएगा, समझाया? जाओ जाकर के पंचायत से राइट ऑफ इक्वलिटी मांगो। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं समझाता, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। जागो ग्राहक जागो, नहीं सुने हो? जागो ग्राहक जागो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। जाओ जाकर के कंज्यूमर फोरम से इक्वलिटी मांगो। लोकल अथॉरिटी का तीन जन आएगा, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अदर अथॉरिटी मींस क्रिएटेड बाय लॉ। इसका एग्जांपल हम नहीं देंगे, तुम बताओ, बहुत सारा है। वेरी गुड, कौन बोला? थैंक यू। IC, अबे ICSI इज क्रिएटेड बाय लॉ। ROC सुने हो, रजिस्टर ऑफ कंपनी, रीजनल डायरेक्टर, इनसे जाकर के राइट ऑफ इक्वलिटी मांगो। ICSI ऐसा नहीं बोल सकता कि एक पर्टिकुलर जेंडर का एडमिशन देंगे, एक पर्टिकुलर जेंडर का एडमिशन, ऐसा ICSI नहीं कर सकता। नहीं समझा? समझ आ गया सर। तो ये आर्टिकल नंबर, इक्वल स्टेटस किसे मिलेगा? स्टेट के अंदर तीन जन आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के अंदर तीन जन, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अदर अथॉरिटी क्रिएटेड बाय लॉ। शांताबाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, किसका नाम है? शांताबाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास क्या किया था? शांताबाई जो है ना, वो सच में एक बाई थी, उसका लड़का को एडमिशन नहीं दिया था, बोला तुम क्या करेगा पढ़ लिख करके। सुप्रीम कोर्ट चली गई शांताबाई, सुप्रीम कोर्ट बोला उसको एडमिशन मिलेगा, देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चुपचाप उस बच्चा को दाखिला दो, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी एक स्टेट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास कम्स अंडर अदर अथॉरिटी क्रिएटेड बाय लॉ। रे बाबा नहीं समझा? जैसे अपना CU कोलकाता यूनिवर्सिटी, वो तो क्रिएटेड बाय क्या है? पारा का क्लब है क्या? अदर अथॉरिटी है, तो वो इक्वलिटी देगा कि नहीं देगा?
वही अगर कोई प्राइवेट ट्यूशन सेंटर रहता जो शांता भाई का लड़का को एडमिशन वाला कर देता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बोल सकता था प्राइवेट ट्यूशन सेंटर को चल रहा है एडमिशन? क्योंकि वो ये सब में नहीं है। बल्कि हम तो ये सब चीज को बढ़ावा देते हैं। अरे स्कॉलरशिप का दरकार है तो हम तो आगे से आगे स्कॉलरशिप देने के लिए रेडी हैं ऐसे बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीक क्लास को बिलोंग करते हैं। जात पात से तो कोई लेना देना नहीं है, दो ही क्लास है, एक इकोनॉमिकली फॉरवर्ड और एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ये क्लियर है सारा? तो शांताबाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, दैट यूनिवर्सिटी इज अ स्टेट की नॉट अ स्टेट। एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया जो स्टेट को ही बदल डाला। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, केस का नाम था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। अजय हसिया वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया, बोला आप भले ये सब कुछ नहीं हो फिर भी आप स्टेट माने जाओगे 6 में से अगर एक भी फैक्टर अट्रैक्ट हो गया। 6 पॉइंट बता रहे हैं, एक भी पॉइंट अट्रैक्ट हो गया स्टेट। भले ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं हो, भले आप गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट नहीं हो, लोकल अथॉरिटी नहीं हो, फिर भी यू रिगार्डेड इफ एनी ऑफ द 6 फैक्टर्स गेट अट्रैक्टेड। हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट in the case of Ajay Hasia versus Khalid Mujib, that even though you are not a government of India, parliament of India, government of state, legislature, local authority, other authority, you will still be treated as a state if any of the 6 factors get attracted. 6 में से एक भी अट्रैक्ट हो गया, स्टेट हो तुम, और तुमको भी इक्वल स्टेटस देना पड़ेगा लोगों को। सर बता दीजिए सर वो 6 फैक्टर के अब कंट्रोल नहीं हो रहा। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉर्पोरेशन का अंटायर यानी 100% शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द स्टेट। If an organization's 100% share capital is held by us, बात खत्म, तुम भी स्टेट हो। भले तुम ये सब, बट इन लोग तुम्हारा 100% होल्ड कर रहा है शेयर कैपिटल, तुम भी स्टेट हो। If an organization has a monopoly status, तुम भी स्टेट हो। जिसको मोनोपोली है वो स्टेट है। जैसे CESC कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, बंगाल में उसका मोनोपोली है। कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, कैलकाटा CESC कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, बंगाल में उसका क्या है? तो वो भी क्या माना जाएगा? स्टेट। वो क्या बिजली है देख करके देगा? गोरा लोग तो ऐसे ही चमकेगा, बिजली का क्या देगा? कालों को बिजली दो। नहीं समझा? एक्स रिलीजन को देंगे, वाई रिलीजन को नहीं देंगे, एक्स जेंडर को देंगे, वाई जेंडर को नहीं देंगे, ये देख करके वो बिजली देगा। इक्वल स्टेटस क्यों? वो तो CSC तो, लेकिन ये सब नहीं है, मोनोपोली। अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, 6 में से एक भी फैक्टर अट्रैक्ट हो गया, तुम स्टेट। कॉर्पोरेशन का 100% शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय स्टेट, मोनोपोली स्टेटस। डीप एंड परवेसिव, डीप एंड स्टेट कंट्रोल, डीप एंड स्टेट कंट्रोल। स्टेट का तुम्हारे ऊपर बहुत डीप और हर जगह कंट्रोल है। डीप एंड तुम्हारे हर डिपार्टमेंट में कौन कंट्रोल करता है? स्टेट। तो अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको पूरा का पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है, बात खत्म, वो भी क्या माना जाएगा? स्टेट। जैसे DHFL, अब DHFL जो है उसको जो है RBI ने टेक ओवर कर ली है उसका बोर्ड को, तो अब कौन कंट्रोल कर रहा है? RBI। तो RBI तो भाई सेंट्रल एक्ट में बनाया ना, पार्लियामेंट ने बनाया ना। क्या RBI स्टेट है? अब RBI पूरा DHFL को, एक कंपनी है DHFL बोल करके RBI उसको कंट्रोल कर रहा है, तो क्या DHFL भी स्टेट माना जाएगा? 3 पॉइंट बता दो। 100% शेयर कैपिटल, मोनोपोली, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, ह्यूज फाइनेंशियल असिस्टेंस। बोल, स्टेट अगर तुमको क्या कर रहा है? फाइनेंस, बात खत्म, तुम भी क्या माना जाएगा? स्टेट। अगर स्टेट तेरे को क्या कर रहा है? फाइनेंस, बात खत्म, तुम भी क्या माना जाएगा? स्टेट। पक्का। पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, बोलो। तुमको स्टेट फाइनेंस नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा ऑपरेशन पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। जैसे हॉस्पिटल्स, क्या हॉस्पिटल्स पब्लिक इंपॉर्टेंस का है? बोलो ना। मतलब जो बहुत ही ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे हॉस्पिटल जीवन मृत्यु का सवाल है रे बाबा, तो क्या हॉस्पिटल क्या गोरा काला देख करके एडमिशन देगा? रिलीजन देख करके हॉस्पिटल एडमिशन देगा? नहीं। हॉस्पिटल क्या माना जाएगा? स्टेट। स्टेट। अरे हॉस्पिटल क्या माना जाएगा? बिकॉज इट्स फंक्शंस आर ऑफ, पक्का, गवर्नमेंट
अपना एक डिपार्टमेंट अगर गवर्नमेंट अपना अगर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने दिया, गवर्नमेंट अपना डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर डिपार्टमेंट टू कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर डिपार्टमेंट टू स्टेट माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट अपना एक डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भले ही मेरा डिपार्टमेंट संभाल रहा है, बट वो क्या माना जाएगा? स्टेट। बेस्ट एग्जांपल है पासपोर्ट सेवा केंद्र, पीएसके। पासपोर्ट कौन संभाल रहा है? टीसीएस। शाबाश, कौन बोला? हाथ उठाओ। पोलैंड। शाबाश शाबाश। अब गवर्नमेंट का जो पासपोर्ट है ना, गवर्नमेंट का जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का पासपोर्ट डिपार्टमेंट भी कौन संभाल रहा है? टीसीएस। तो टीसीएस जब पासपोर्ट डिपार्टमेंट संभाल रहा है सरकार का, तो क्या टीसीएस भी स्टेट माना जाएगा? हाँ, रिलेटेड टू पासपोर्ट डिपार्टमेंट टीसीएस इज ऑल्सो स्टेट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, जो हाल फिलहाल में पासपोर्ट बनाया, हाथ उठाओ। कैसा बच्चा है? हाल फिलहाल में जिन्होंने पासपोर्ट, हाल फिलहाल मतलब लास्ट 2-3 साल में, कल ही आया है, लास्ट 2-3 साल में जिन्होंने अपना पासपोर्ट बनाया है, जिनका पासपोर्ट ही नहीं है, हाथ उठाओ। पोलैंड। मैं जब तुम्हारे उम्र का था मेरा भी पासपोर्ट नहीं था। शाबाश। मेरा पासपोर्ट बना ही है 2012 या 13 में, मतलब 20-22 साल का जब मैं हो गया, 23-24 साल का हो गया, तब जाकर के मेरा पासपोर्ट बना। बताओ, मेरा लड़का लड़की का देखो 6-6 महीना में पासपोर्ट। सुनना, हम ये बोल रहे थे मेरे प्यारे बच्चों को, एक जमाना वो था जब मैं पासपोर्ट बनवाया था, मतलब आज से लगभग 10 साल, 8-9 साल पहले, नाको चने चबा देता था, लगता था एहसान कर रहा है बाबा, 2 दिन तो खराब होना ही है। प्रॉपर गवर्नमेंट एटीट्यूड था, सुनाया। एंड व्हेन आई वेंट फॉर माय सन्स पासपोर्ट, देन माय डॉटर्स पासपोर्ट, मैंने देखा पूरा टीसीएस संभाल रखा है, क्या पूरा कॉर्पोरेट लुक, सब टीवी लगा रखा है, कौन सा नंबर कब आएगा, माइक से अनाउंसमेंट हो रहा है, तुमको वो टाइम देगा, तुम टाइम पर चला जाए, तेरा आधा घंटा में काम चलता देगा, वो आधा से 1 घंटा में वो तुम्हारा काम तुमको रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। और वही बाबू लोग के जब था, ऐसे जाना पड़ेगा, नजर ऐसे, दो दिन तो वो तुमको दौड़ाएगा ही, और यहां टीसीएस से आधा 1 घंटा में नक्की हो जाता है। हाल फिलहाल में कोई बनवाया? कितना देर लग रहा है? 15 मिनट हुए बनवाया, चढ़ा चढ़। तो क्या टीसीएस उस समय स्टेट माना जाएगा? गवर्नमेंट ने अपना फंक्शन किसको डेलीगेट कर दिया, तो टीसीएस जब गवर्नमेंट का फंक्शन क्या कर रहा है पूरा, तो उस समय क्या है? स्टेट। तो अजय हसिया वर्सेस ये 6 में से फैक्टर अट्रैक्ट हो गया, तुम क्या माना जाएगा? स्टेट। 100% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय स्टेट, 100% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय स्टेट, मोनोपोली, सुन लो ना, 100% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय स्टेट, मोनोपोली स्टेटस, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि तुम्हारा सारा खर्चा पूरा हो जा रहा है, तुम्हारा सारा खर्चा ही पूरा हो जा रहा है, इतना ह्यूज तुमको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। पब्लिक इंपॉर्टेंस लाइक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ट्रांसफर डिपार्टमेंट। पक्का? यहां तक मार्क करो पहले। पेज नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वर्चुअल में कनेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए, क्या वी आर डन। आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर 2 दिखा। अच्छा, चैप्टर 1 ना यहां से नहीं पढ़ना, चैप्टर 1 जो है ना, यहां पर मेरा प्रिंटर आधा रख के रखा है, आधा भी नहीं, 10%। तो चैप्टर 1 का अलग से क्या मिलेगा? नोट्स। कौन सा सर हम लोग पढ़ लेंगे? आप भी गजब बात करते हैं, आपको जो पढ़ाना होगा नोट्स दे दीजिएगा। नहीं, मान लो कुछ ऐसा होता है ना, बच्चों को आग लगा रहता है, चैप्टर 1 एक बार पढ़ लेते हैं खुद से। हाँ, ओके, सॉरी सर, आप भी मतलब कैसा आप सोच सकते हैं ऐसा? तो चैप्टर 1 का अलग से नोट्स मिलेगा। अच्छा भैया, कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 दिखा, एकदम टॉप ऑफ द पेज पे लिख देना। प्रेजेंटली 448 आर्टिकल्स,
25 parts, 12 schedules. थोड़ा फास्ट था. In Constitution of India. Presently 448 articles, 25 parts, 12 schedules in Constitution of India. Done है? Done है ना? देखो, it came into force on 26 जनवरी 1950. सबको पता है ये बात? 26 जनवरी 1950. ये पहले था ना, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स. यहाँ स्टार मार्क दे दो. जहां 395 आर्टिकल्स लिखा है ना, स्टार मार्क दे दो. और ये स्टार मार्क प्रेजेंटली. ये तारा, वो तारा. कनेक्ट कर दिया. बड़े प्रियम्बल ये सब पढ़ना बाकी है, काट मत देना. पार्ट कौन सा बताओ? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गारंटीज कितना कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट? 6. बताओ राइट ऑफ क्या? इक्वालिटी. आर्टिकल कहां से कहां याद हो गया होगा? EFEF. इक्वालिटी 14 to 18. फिर राइट टू क्या था? फ्रीडम 19 to 22. फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24. फिर है फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28. कल्चरल एजुकेशन राइट 29-30. एक बार वापस से इक्वालिटी का 14 to 18. फ्रीडम 19 to 22. एक्सप्लोरेशन 23-24. फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-27. कल्चरल एजुकेशन 29-30. कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी आर्टिकल नंबर कौन सा? 32. कौन सा गायब है? देखो 31 गिरा. Earlier right to property was under Article 31. It was also guaranteed as a fundamental right, which has been removed by 44th Constitutional Amendment Act 1978 में हटा दिया. Now right to property is not a fundamental right, it is now only a क्या बताओ? Legal right. मक्खन एकदम बोलो ना. फिर जो पढ़े उसमें और डेफिनेशन ऑफ स्टेट. तुमको इक्वलिटी किससे मिलेगा? अंडर आर्टिकल 12 द स्टेट इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव है ना. तभी तो अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब में और 6 को घुसा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या था? इंक्लूसिव. इसको बढ़ाया तो किसने बढ़ा दिया? बढ़ाया मतलब तुम बढ़ा देगा क्या? तुम बढ़ा देगा. स्टेट के अंदर बहुत सर भी आएंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बढ़ाया. इंक्लूसिव है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल एंड अदर अथॉरिटी. कहां पर? अमेरिका का कि विद इन इंडिया? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? या तो विद इन इंडिया है या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. पक्का? अरे बोलो ना. फिर देखो कृपया करके स्विचेस को हाथ मत लगाएं, बच्चों से रिक्वेस्ट है. आइए लोकल अथॉरिटी के अंदर देखो कौन आएगा? म्युनिसिपैलिटी. 3 जन आएगा लोकल अथॉरिटी के अंदर. म्युनिसिपैलिटी 0.1, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 0.2, पंचायत 0.3. म्युनिसिपैलिटी 1, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 2, पंचायत 3. अदर अथॉरिटीज मतलब होता है other authorities will include all authority created by constitution or law. Other authorities will include all authorities created by constitution or law. लिख दो other authority में example ICSI, ROC. example ICSI, ROC लिख दिया. अरे बोलो ना. तो सीधा यहां पर आओ. It was also held यूनिवर्सिटी एक अथॉरिटी माना जाएगा ना. यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई. टेस्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट. टेस्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट मतलब कैसे पता चलेगा वो स्टेट है कि नहीं? केस का नाम बताओ. अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब. किसने जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट. फॉलोइंग टेस्ट लगाया जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट. बताओ वो एंटिटी स्टेट है कि नहीं? पक्का? कितना फैक्टर्स है बताओ? लिखो 6 फैक्टर्स. वेयर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ स्टेट इज सो मच, बाप रे,
Financial assistance of state is so much as to meet almost entire expenditure of corporation. सुना? इतना ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है गवर्नमेंट आपको कि आपका सारा खर्चा तो उसी से निकलता है टू मेक द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ कॉर्पोरेशन. बस वहीं तक. वेयर कॉर्पोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस. कॉर्पोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस. पक्का? एग्जाम्पल बताओ. सीईएससी रेलवेज. सीएससी कॉमा रेलवेज. लिख दिया रेलवेज. मोनोपोली है भाई. डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल. डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल. बहुत कंट्रोल है. या फिर फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन और पब्लिक इंपॉर्टेंस. लिख दो एग्जांपल. हॉस्पिटल्स. फंक्शंस और ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में एग्जांपल हॉस्पिटल्स. या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू क्या बताओ ना? कॉर्पोरेशन. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर टू क्या बताओ ना? कॉर्पोरेशन. लिख दो एग्जांपल. पासपोर्ट ऑफिस मैनेज्ड बाय टीसीएस. सर एग्जाम में भी ये सब एग्जांपल लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ. या फिर एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय क्या बताओ? मक्खन है क्या? बोलो ना. तुम एक बार पूरा स्टेट का डेफिनेशन गो थ्रू करो जो मार्क करवाए. ये 6 पॉइंट गो थ्रू करो. करवाई दे रहे. बताओ क्या क्या था 6 पॉइंट. फाइनेंशियल असिस्टेंस. एक पॉइंट क्या था? फाइनेंशियल. मोनोपोली स्टेटस. कंट्रोल. फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत है. मोनोपोली है. कंट्रोल है. पब्लिक इंपॉर्टेंस है. शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट या फिर डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट क्या कर दिया? ट्रांसफर. ठीक है. आज का क्लास यहीं तक रखेंगे. मन नहीं कर रहा होगा. मन कर रहा होगा आर्टिकल 14 से स्टार्ट कर दे. जल्दी होगा. थैंक यू. बाय बाय.